आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं न्यूटन का सेकेंड लॉ। आज हम लोग क्लास 9th का चैप्टर का नाम है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। उसका टॉपिक पढ़ेंगे न्यूटन का सेकेंड लॉ। इससे पहले लेक्चर में मैंने फोर्स क्या होता है, मोमेंटम क्या होता है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या होता है, इनर्शिया क्या होता है, ये सब चीज़ें मैं बता चुका हूँ। अगर आपको किसी प्रकार का इन टॉपिकों में डाउट है तो आप पिछला लेक्चर हमारा देख सकते हैं। ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यूटन के सेकंड लॉ। मैंने बताया था न्यूटन के 3 लॉ थे, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ। फर्स्ट लॉ क्या कर रहा था, जो भी ऑब्जेक्ट, तो ऐसे क्विक रिवीजन करते हैं कि इस चैप्टर में हम लोग वो पढ़ रहे थे कि जो भी मोशन हो रहा था, जो भी वेलोसिटी चेंज हो रही थी, एक्सेलरेशन हो रहा था, वो किसकी वजह से हो रहा था, वो फोर्स की वजह से हो रहा था। यानी इस चैप्टर में हम लोग कॉज पढ़ रहे थे कि किसके कारण ये सब चीज़ें हो रही थी। फिर हम लोगों ने फोर्स के बारे में पढ़ा था, बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्स का मतलब कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट पर नेट फोर्स 0 हो तो बैलेंस रहेगा, यानी ऑब्जेक्ट में मोशन नहीं होगा। ठीक है, और जब ऑब्जेक्ट पर अनबैलेंस फोर्स लगेगा और जिस डायरेक्शन में ज़्यादा फोर्स होगा उस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाएगा। यानी जब ऑब्जेक्ट मोशन में होगा तो उस पर नेट फोर्स क्या होगा, 0 नहीं होगा। ठीक, फिर मैंने डिफाइन किया था कि कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, वे फोर्सेज जो बॉडी के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होते थे वो कॉन्टैक्ट फोर्स कहलाते थे, और वो फोर्स जो बॉडी के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं आते थे, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स, ये सब फोर्स दिखाई नहीं देते हैं फिर भी लगते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट हम छोड़ते हैं तो नीचे गिर जाता है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं है, फिर भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच लेता है। ठीक है, फिर हम लोगों ने इनर्शिया के बारे में पढ़ा था। इनर्शिया क्या था कि एक ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टी होती है कि वो अपने स्टेट को चेंज करना नहीं चाहते, चाहे वो स्टेट रेस्ट भी हो सकता था और मोशन भी हो सकता था। ठीक है, फिर हम लोगों ने टाइप्स ऑफ इनर्शिया देखा था कि इनर्शिया में इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, फिर उस पर बेस्ड हमने कुछ एग्जांपल्स देखे थे। पर इसी इनर्शिया पर बेस्ड पर हमने इनर्शिया किन्होंने बताया था, गैलीलियो ने बताया था। गैलीलियो के कुछ रिसर्च के बाद न्यूटन ने क्या किया, जब एप्पल गिरा था तो उस पर 3 लॉ लाए। तो फर्स्ट लॉ क्या था, इनर्शिया पर बेस्ड ही था, उसको न्यूटन का फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते थे। ठीक है, उसको क्या कहता था कि कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहना चाहता है, और अगर मोशन में है तो मोशन में रहना चाहता है, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। और फर्स्ट लॉ ही फोर्स को डिफाइन करता था, फर्स्ट लॉ ही फोर्स को डिफाइन करता था। फिर हम लोगों ने बताया था कि मोमेंटम क्या होता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट की मोशन की कितनी कैपेसिटी है वो क्या बताती थी, मोमेंटम बताती थी। मोमेंटम को पी से डिनोट करते थे। मोमेंटम होता था मास इंटू वेलोसिटी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी थी। यूनिट क्या हो जाती थी, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ये बताती थी कि कोई ऑब्जेक्ट में कितना मोशन की कितनी कैपेसिटी है। जैसे मैंने बताया था कि 2 एग्जांपल ये थे, एक ऑब्जेक्ट हल्का है और एक ऑब्जेक्ट भारी है। अगर दोनों सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं तो जो भारी ऑब्जेक्ट है उसको रोकना में ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है ना, तो मोमेंटम क्या बता रही थी, ऑब्जेक्ट की मोशन की कैपेसिटी बता रही थी। इसी मोमेंटम पर बेस्ड, मोमेंटम क्लियर है ना, मोमेंटम क्या था, मोमेंटम था P = mv, मास इंटू वेलोसिटी। चीज़ें क्लियर है, मास इंटू वेलोसिटी। यही मोमेंटम ही बता रहा था कि ऑब्जेक्ट की मोशन की कितनी कैपेसिटी है, वो ऑब्जेक्ट कितने मोशन में है। ठीक है, इसी मोमेंटम पर बेस्ड जो लॉ था वो न्यूटन का सेकेंड लॉ था। तो आज हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन का सेकेंड लॉ। चीज़ें क्लियर हैं, जो भी मैंने क्विक रिवीजन किया उसमें चीज़ें क्लियर हैं। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन का सेकेंड लॉ। न्यूटन्स सेकेंड लॉज ऑफ मोशन। आज हम लोग मोशन का सेकेंड लॉ पढ़ेंगे, न्यूटन के मोशन का सेकेंड लॉ पढ़ेंगे। ये टोटली बेस्ड ऑन मोमेंटम है। ठीक है, टोटली बेस्ड ऑन मोमेंटम है, और ये क्वांटिटेटिव क्वालिटी फोर्स की बताता है। फर्स्ट लॉ क्या बता रहा था कि फोर्स को डिफाइन कर रहा था कि हाँ फोर्स होता है, जब तक फोर्स नहीं लगाएंगे ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज नहीं होगी, स्टेट चेंज नहीं होगी। क्लियर है, पर ये न्यूटन सेकेंड लॉ ये बताएगा कि कितना फोर्स लगाएं, उसकी वैल्यू बताएगा, क्वांटिटेटिव वैल्यू। क्लियर है, कितनी क्वांटिटी है फोर्स की, वो लगाने से मोमेंटम में चेंज हुआ। क्लियर है चीज़ें, ठीक है। तो हेडिंग डालिए न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, नोट कर लीजिए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं न्यूटन का सेकेंड लॉ। ध्यान से समझिएगा, मोमेंटम आप लोगों को क्लियर होगा। ठीक है, तो अब देखते हैं, मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है और वो u वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक है, जहाँ पर m क्या है, m क्या है, मास है, और
u क्या है, वेलोसिटी है, और मैं इसको इनिशियल वेलोसिटी मान रहा हूँ। अगर आपको इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी क्लियर नहीं है तो आप मेरे मोशन इन स्ट्रेट लाइन का वीडियो देख सकते हैं क्लास 9 का। क्लियर है? तो इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है। तो इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा, इसका इनिशियल मोमेंटम पी आई क्या हो जाएगा, इनिशियल मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम, क्लियर है, वो कितना हो जाएगा, इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा, मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। तो यहां पे क्या हो जाएगा, मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी। समझ में आया? क्लियर है? और ये मैं मान रहा हूं कि एट टी इजकल टू 0 पे हो रहा है, टी इजकल टू 0 पे, ठीक। अब क्या हुआ कि उसी ऑब्जेक्ट पे जो ऑब्जेक्ट था, उस जो ऑब्जेक्ट m था उस पर हमने एक फोर्स लगाया। क्या लगाया, एक फोर्स लगाया, किस डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। यानी यहां पे हमने क्या किया, एक फोर्स लगाया, फोर्स किस डायरेक्शन में लगाया, इन द डायरेक्शन ऑफ, इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। समझ में आया? ऐसा नहीं कि इधर उधर डायरेक्शन में लगा देंगे, उसी डायरेक्शन में फोर्स लगाना है जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मोशन में था। क्लियर है? तो जैसे ही हमने इस ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाया, क्या हुआ, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, ये पहला सेक्शन है। दूसरे सेक्शन में क्या हुआ, हमने फोर्स लगाया, कितने टाइम के लिए फोर्स लगाया, टी। इनिशियल टाइम क्या है, इनिशियल टाइम हमने 0 माना, एट 0 बराबर वो चल रहा था, एग्जैक्ट टी पे हमने क्या किया, टी टाइम के लिए फोर्स लगाया, टी टाइम के लिए हमने फोर्स लगाया, ठीक है। तो टी फाइनल मान लो टी हो जा रहा है, ठीक है। टी टाइम के लिए हमने फोर्स लगाया, तो इसको फोर्स लगाने से इसकी वेलोसिटी में क्या हुआ, चेंज आया, और उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, v हो गई। उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, v हो गई। फिर से सुनिए, क्या था, m ऑब्जेक्ट था, वो मास था, जिसका मास m था, वो u वेलोसिटी से मूव कर रहा था एट t बराबर 0 पे, उसको कोई प्रॉब्लम थी। हमने क्या किया, एक फोर्स लगाया फॉर टाइम t के लिए, t सेकंड के लिए मान लिया हमने फोर्स लगाया, किस डायरेक्शन में लगाया, इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन में। तो क्या हुआ, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज हो गई, और वो वेलोसिटी क्या हो गई, v हो गई। और वो v क्या होती है आपको पता है, वो क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। अच्छा, तो इसका मोमेंटम भी चेंज होगा। अब उसका मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम जो होगा वो मास इंटू फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा ना। pf क्या है हमारा, pf क्या है हमारा, फाइनल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम है, ठीक है। तो न्यूटन, अभी क्लियर बता रहा हूं मैं, यहां तक क्लियर है। ऑब्जेक्ट यू वेलोसिटी से मूव कर रहा था, टी बराबर 0 पर हम कंडीशन सोच रहे थे, वो चल रहा था। एट टाइम 40 सेकेंड के लिए हमने फोर्स लगाया इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज हो गई, v वेलोसिटी हो गई। तो जब इनिशियल मोमेंटम पी आई एम यू था, तो उसका फाइनल मोमेंटम चेंज हो गया। वो फाइनल मोमेंटम कितना होगा, m इंटू वी, ठीक है। तो न्यूटन का सेकेंड लॉ ये कहता है, न्यूटन का सेकेंड लॉ ये कहता है कि तो फोर्स जो लगाया गया है, जो फोर्स जो लगाया गया है, क्लियर है ना, वो उसके जो मोमेंटम में चेंज हुआ, जो मोमेंटम में चेंज हुआ, वो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब मोमेंटम में जो चेंज आता है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, फोर्स के। यानी उन्होंने ये कहा, न्यूटन का सेकेंड लॉ, कि जो फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। यानी जो फोर्स लगता है, न्यूटन का सेकंड लॉ ये कहता है कि द फोर्स अप्लाइड ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? नोट कर लीजिए। अब ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कैसे आ रहा है, क्या हो रहा है, मैं अभी चीज समझा रहा हूं, इतना फिगर नोट करिए।
ठीक है, पॉज करके नोट कर लिया करिए। तो न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कह रहा है कि जब ऑब्जेक्ट यू वेलोसिटी से मूव कर रहा था तो उसका मोमेंटम ये था, उसका मोमेंटम जब हमने फोर्स लगाया इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन तो उसका मोमेंटम चेंज हो गया। और वो मोमेंटम जो चेंज हुआ वो किस पर डिपेंड करता है? फोर्स पर, हमने कितना फोर्स लगाया गया है। यानी न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। फिर से सुन लीजिए, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट यू वेलोसिटी से मूव कर रहा था जिसका मोमेंटम mu था। जैसे ही हमने फोर्स लगाया किस डायरेक्शन में? इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन में, तो उसकी मोमेंटम चेंज हो गया, उसकी वेलोसिटी जैसे चेंज का मोमेंटम चेंज हुआ। और वो मोमेंटम का जो चेंज हुआ यानी चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम कितना है? वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। समझ में आया? क्लियर है? फिगर बन गया? ठीक है, स्टेटमेंट लिखें, स्टेटमेंट लिखें। ठीक है, तो स्टेटमेंट लिखते हैं। क्या कहता है कि इट स्टेटेड दैट, देखिए यहाँ पे, इट स्टेटेड दैट द चेंज ऑफ मोमेंटम, the change of momentum is directly, ये फिगर में मिटा दूं, ये फिगर में मिटा दूं, the change in momentum is directly proportional to, directly proportional to applied force, directly proportional to applied force, and change takes place, and change takes place in the direction of, in the direction of the applied force। समझ में आया? न्यूटन का अगला क्या कहता है? इट स्टेटेड दैट द change of momentum is directly proportional to the applied force and the change takes place in the direction of applied force। क्लियर है? चीजें क्लियर है? नोट कर लीजिए। पॉज करके नोट कर लिया करिए, पॉज करके नोट कर लिया करिए। ठीक है, चलिए कोने में एक बार फिर से मैं फिगर बना दे रहा हूं। मैं ये कह रहा था कि ये ऑब्जेक्ट था, इसका मास m था, वो u वेलोसिटी से मूव कर रहा था। तो इसका इनिशियल मोमेंटम क्या था? mu था। इनिशियल टाइम क्या था? 0 था। क्लियर है? जब उस ऑब्जेक्ट पर हमने फोर्स लगाया, क्लियर है, उस ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाया तो उस ऑब्जेक्ट का क्या हो गया? वेलोसिटी चेंज हो गया। ठीक है ना, उसकी वेलोसिटी क्या हो गई? चेंज हो गई, v हो गई। और फाइनल मोमेंटम क्या हो गया? mv हो गया, mv हो गया। और वो कितने टाइम के लिए लगाया गया था? वो कितने टाइम के लिए लगाया गया था? जो फाइनल टाइम था वो क्या था? t था। ठीक है ना, t टाइम के लिए, फॉर टाइम t, फॉर टाइम t सेकेंड के लिए हमने जब फोर्स लगाया तो उसका फाइनल मोमेंटम क्या हो गया? mv हो गया। ठीक है ना, फाइनल टाइम t है। तो न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है कि द चेंज इन मोमेंटम, जो चेंज इन मोमेंटम हुआ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। यानी मोमेंटम में कितना चेंज होगा किस पर डिपेंड करेगा? फोर्स पर डिपेंड करेगा। जितना ज़्यादा फोर्स लगेगा उतना ज़्यादा मोमेंटम में चेंज होगा। यानी उन्होंने ये कहा कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। क्लियर है? ठीक है, तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब क्या? चेंज इन मोमेंटम, यानी डेल्टा P। चेंज इन मोमेंटम का मतलब क्या समझ रहे हो आप?
चेंज इन मोमेंटम का मतलब डेल्टा पी, और टाइम के साथ यानी डेल्टा टी। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कह रहा है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम यानी टाइम के साथ जो चेंज हो रहा है वो फोर्स क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है। समझ में आया? ये स्टेटमेंट क्लियर है? यहां तक क्लियर है? नोट कर लीजिए, नोट करिए। आप लोग का क्लास 9th है, बेसिक है, इसलिए धीरे धीरे आराम से पढ़ते हुए चलिए। अगर आपका 9th अच्छा है तो आपको, अगर आप साइंस लेते हैं आगे चल के और अगर तैयारी करते हैं तो 11th में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, अगर आपके 9th में कॉन्सेप्ट अच्छे हैं। ठीक है, चलिए। और आप साइंस लेते हैं तो बायोलॉजी लो या मैथ लो, फिजिक्स तो पढ़ना ही है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, प्रूफ कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी स्टेटमेंट को हम आगे देखते हैं। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? आप देखते हैं चेंज इन मोमेंटम। तो F जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चेंज इन मोमेंटम का मतलब क्या, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम ना, और टाइम क्या, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम ना। क्लियर है? क्लियर है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो क्या होगा, पी एफ माइनस पी आई अपॉन टी एफ माइनस टी आई एन, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। क्लियर है? अच्छा, यहां तक क्लियर है? अब देखते हैं आगे। अब देखिए, तो F जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी एफ की जगह पर क्या रख दूं मैं, एम वी रख दूं, और इनिशियल की जगह पर क्या रख दूं मैं, एम यू रख दूं। ठीक है, और फाइनल की जगह पर क्या रख दूं मैं, टाइम फाइनल टी माइनस 0। समझ में आया? समझ में आया? पी एफ की जगह पर हमने एम बी रख दिया, पी आई की जगह पर एम यू रख दिया, फाइनल टाइम की जगह पर टी रखा और इनिशियल टाइम की जगह पर 0 रखा। ठीक है, तो एफ क्या हो जाएगा, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, एम कॉमन मैंने ले लिया तो वी माइनस यू अपॉन टी हो गया। एम इजकल टू एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी माइनस यू अपॉन टी हो गया। क्लियर है? अब हम क्या करते हैं, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे तो ये कांस्टेंट लगाएंगे के, तो वो क्या हो जाएगा, एम वी माइनस यू अपॉन टी। क्लियर है? क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? समझ में आया? अच्छा, अब मैं क्या करूं, इफ मान लिया k बराबर 1, हमने क्या किया, कांस्टेंट को k मान लिया, वो क्या है कि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। क्लियर है? ठीक है, के बराबर हमने 1 मान लिया तो एफ बराबर मैं क्या लिखूंगा, एफ बराबर लिखूंगा एम वी माइनस यू अपॉन टी। क्लियर है? अच्छा, और आपको पता है वी माइनस यू अपॉन टी क्या होता है, एक्सीलरेशन होता था ना, तो एफ बराबर एम में आ गया। क्लियर है? एफ बराबर एम में आया, समझ में आया? तो दिस इज द प्रूफ ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ, एफ बराबर एम ए। नोट कर लीजिए। ठीक है, पॉज करके नोट कर लिया करिए। ठीक है, तो अब फोर्स की यूनिट क्या होती है, अब यूनिट की अगर मैं बात करूं, अब मैं यूनिट की बात करूं, नोट हो गया होगा पॉज करके। ठीक है, पॉज करके नोट कर लिया करिए। ठीक है, तब बराबर है, तो यूनिट की मैं बात करूंगा तो यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ फोर्स होता है, क्या होगा देखिए, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो क्या हो जाएगा मास का क्या होगा किलोग्राम और एक्सेलरेशन का मीटर सेकेंड का -2, यानी किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा ना, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। या फोर्स की एक और यूनिट होती है, फोर्स की एक यूनिट होती है, न्यूटन साहब ने अपने नाम पर ही दिया, क्या दिया, न्यूटन। और ये किस सिस्टम में है,
ये MKS सिस्टम में फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन होती है। समझ में आया? यानी फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन होती है। ठीक है। अच्छा, अगर CGS सिस्टम में बात करें, इन CGS सिस्टम द यूनिट ऑफ फोर्स क्या होता है? डाइन होता है। क्या होता है? डाइन होता है। DYNE, डाइन। क्लियर है? अच्छा, और क्या रिलेशन होता है न्यूटन में और डाइन में? तो आप देख लीजिए, एक न्यूटन में 10⁵ डाइन होता है। क्या होता है? 10⁵ डाइन। क्लियर है? तो आपको न्यूटन का सेकंड लॉ समझ में आया? न्यूटन का सेकंड लॉ क्लियर है? ठीक है, यहां तक नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग इस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। ठीक है, चलिए इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल देखते हैं कि कांस्टेंट फोर्स एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 किलोग्राम फॉर ए ड्यूरेशन ऑफ 2 सेकेंड। ठीक है ना, एक ऑब्जेक्ट है जिस पर जो मास 5 किलोग्राम का, ध्यान समझिएगा, एक ऑब्जेक्ट है जो 5 किलोग्राम का है। ठीक है, इस पर एक फोर्स लगता है, मान लीजिए एक फोर्स लगता है F, कितने ड्यूरेशन के लिए? T=2 सेकेंड के लिए। ठीक है, इट इंक्रीजेज द ऑब्जेक्ट वेलोसिटी फ्रॉम 3 मीटर पर सेकेंड टू 7 मीटर पर सेकेंड। यानी इनिशियली वो ऑब्जेक्ट है, ना समझिएगा, ये जो ऑब्जेक्ट है जो 5 किलोग्राम का था, वो क्या था? इनिशियली वो कितने मीटर पर सेकंड से चल रहा था? वो इनिशियली U=3 मीटर पर सेकेंड से चल रहा था। ठीक, ये फर्स्ट स्टेप। उस पर क्या हुआ? हमने एक फोर्स लगाया। वो फोर्स कितना लगाया वही तो फाइंड करना है। कितने सेकंड के लिए लगाया? 2 सेकंड के लिए लगाया। यहाँ पर T=0 और ये चल रहा था T=2 सेकंड, यानी ये फाइनल टाइम है। क्लियर है? T=0 इनिशियल टाइम हो गया। इस पर जब हमने फोर्स लगाया तो इसकी स्पीड कितनी हो गई? 3 मीटर पर सेकंड टू 7 मीटर पर सेकंड। यानी वो ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या हो गई? उस ऑब्जेक्ट की स्पीड हो गई v, वो कितनी हो गई? 7 मीटर पर सेकेंड। तो क्या फाइंड करना है हमको? फाइंड करना है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड फोर्स। NCERT का एग्जाम्पल फर्स्ट है, लिख लीजिए NCERT एग्जाम्पल फर्स्ट। क्लियर है? तो उसकी वेलोसिटी 7 मीटर पर सेकंड हो गई। समझ में आया? तो पूछ क्या रहा है? फोर्स पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? फोर्स पूछ रहा है। समझ में आया? अच्छा, अब आगे पढ़िए क्या पूछ रहा है। नाउ इफ द फोर्स वाज अप्लाइड फॉर ए ड्यूरेशन ऑफ 5 सेकेंड। अगर इसी टाइम को हम क्या कर दें? अगर 5 सेकेंड कर दें, ठीक है, तो व्हाट वुड बी द फाइनल वेलोसिटी, क्या होगी? तो हम क्या करेंगे? पहले फोर्स निकाल लेंगे कि इस कितना फोर्स लगाए हैं कि 3 मीटर से 7 मीटर पर सेकंड हो गया। और जब वो फोर्स पता चल जाएगा वो कितने ड्यूरेशन के लिए लगाया गया है? 2 सेकंड के लिए लगाया गया है। जब ये पता चल जाएगा कि कितना फोर्स लगा है, जब 2 सेकंड के लिए लगाया है वो फोर्स, तो 7 मीटर पर सेकंड हुआ है। तो जब 5 सेकंड के लिए लगाएंगे तो वो फोर्स 5 सेकंड के लिए लगाएंगे तो फोर्स हमको पता रहेगा, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी ये फाइंड करना है पूरे क्वेश्चन में। नोट कर लीजिए अब क्वेश्चन। अब क्वेश्चन समझ में आया? नोट कर लीजिए। पॉज करके नोट कर लिया करिए। चलिए, मानता हूं आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। ठीक है, चलिए इसका ठीक है। तो हमको क्या फाइंड करना है? फोर्स ना,
तो फोर्स क्या होता था? फोर्स होता था मास v माइनस यू अपॉन टी, ये तो होता था फोर्स। क्लियर है? अच्छा, मास कितना दिया है? 5 किलोग्राम का मास दिया है ना। v कितना है? v कितना है? 7। u कितना है? 3। कितने टाइम के लिए लगाया गया है? 2 सेकंड के लिए लगाया गया है ना। ठीक है, तो फोर्स कितना हो गया? यहाँ पे देखिए 7 में से 3 गया 4, यानी 5 × 4/2 कितना आ गया? 10 न्यूटन आ गया। 10 न्यूटन आ गया वो फोर्स। समझ में आया? ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया। फर्स्ट पार्ट हो गया। क्लियर है? यानी कितना न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं? तो कितने न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं? 10 न्यूटन का फोर्स जब लगा रहे हैं तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो रही है? 7 हो रही है। अब दूसरा केस कह रहा है, दूसरे पॉइंट में ये कह रहा है कि अगर टाइम ड्यूरेशन कितना हो जाए? 5 सेकेंड हो जाए। ठीक है, तो फोर्स क्या होगा? तो फोर्स इज इक्वल टू मास v माइनस यू अपॉन टी। समझ में? क्लियर है? अच्छा, फोर्स की जब आप क्या रख दें? 10 रखते ना। 10 इज इक्वल टू मास तो वही है, ऑब्जेक्ट तो वही है, तो 5 × क्या पूछा है? v पूछा है। समझ में आया? u कितना है? 3 है। u कितना है? 3 है। 3 से चल रहा था ना। ठीक है, अपॉन टी। इस बार टी कितना है? 5 है। यानी कितने टाइम के लिए लगाया गया? इस बार वो 5 सेकंड के लिए लगाया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया। जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया? 50 = 5 × v माइनस 3। अब ये 5 डिवाइड में आएगा तो हो जाएगा 10 = v माइनस 3। समझ में आया? तो v क्या हो जाएगा? v क्या हो जाएगा हमारा? 10 + 3, यानी कितना हो गया? फाइनल वेलोसिटी 13 मीटर पर सेकेंड। क्या हो गई हमारी? फाइनल वेलोसिटी हो गई। समझ में आया? और फोर्स हमारा कितना हो गया? 10 न्यूटन। क्लियर है? नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। ठीक है, तो आज हम लोग ने न्यूटन के सेकेंड लॉ को प्रूव किया और एक न्यूमेरिकल देखा। और आगे की चीज़ें हम लोग नेक्स्ट में देखेंगे कि कुछ और न्यूमेरिकल्स लगाएंगे और फोर्स के कुछ एप्लीकेशंस हैं, जैसे इम्पल्सिव फोर्स है और न्यूटन्स के थर्ड लॉ हम लोग देखेंगे। ठीक है, क्लियर है? और न्यूमेरिकल्स हम लोग अगले लेक्चर में लगाएंगे। क्लियर है? ठीक है, ये छोटा वीडियो है, इतना ठीक है। आगे हम लोग कुछ और न्यूमेरिकल्स देखेंगे।